हमारी शादी के दिन मेरी गर्लफ्रेंड के पहले प्यार का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। उसकी यादें ठीक उसी समय पर आकर रुक गई थीं जब वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे। उसे किसी भी तरह का सदमा न लगे और उसे कोई और परेशानी न हो, इसके लिए सेराफिना ने हमारी शादी कैंसिल कर दी और उसके पास ही रुक गई, ये नाटक करते हुए कि वो अब भी उसकी गर्लफ्रेंड है। जब उसने पूछा कि मैं उसका असली और ऑफिशियल बॉयफ्रेंड कौन हूं, तो उसकी आंखों में जरा सी भी झिझक नहीं थी। उसने बिना अपने चेहरे के भाव बदले बड़ी ही सफाई से झूठ बोल दिया कि मैं उसकी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड हूं, और यहां तक कि उसने बास्टियन से मुझे जीजा जी तक कहलवाया। मैं अपना सारा दर्द अकेले ही पीता रहा और पूरे 1 महीने तक ये सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन ये सब बस आज तक की ही बात थी। मैंने अभी अभी ताज़ा मेडिकल न्यूज़ पढ़ी थी और मुझे पता चला था कि एमनेशिया, याददाश्त जाने की बीमारी के इलाज के लिए खास तौर पर बनाई गई एक नई दवा आखिरकार मार्केट में आ गई है। वही नई दवा खरीद कर मैं सेराफिना को ढूंढते हुए बेहद खुशी खुशी हॉस्पिटल पहुंचा। मैं उसे बताना चाहता था कि अब आखिरकार उसे बास्टियन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक और नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, मैंने सेराफिना को अपनी एक दोस्त से बात करते हुए सुन लिया। उसकी दोस्त कह रही थी, सेराफिना, मैंने तुम्हें याददाश्त वापस लाने वाली वो दवा 10 दिन पहले ही दे दी थी। अगर तुम उस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कर रही हो तो अब तक बास्टियन की याददाश्त वापस आनी शुरू हो जानी चाहिए थी। अभी तक सुधार का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तुमने अभी तक उसे दवा नहीं दी है? सेराफिना कुछ पल के लिए शांत रही और फिर उसकी धीमी और भारी आवाज आई, मैंने उसे दवा नहीं दी है और मैं देना भी नहीं चाहती। उसकी दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मंगेतर नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जूलियन को जब ये सब पता चलेगा तो वो गुस्से में तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? सेराफिना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, वो कहीं नहीं जाएगा। जूलियन मुझसे बहुत प्यार करता है। वो पहले ही 1 महीने से ये सब सह रहा है, इसलिए उसका मुझे छोड़कर जाना नामुमकिन है। मुझे आखिरकार बास्टियन के साथ वापस पैचअप करने और एक बार फिर से पूरी तरह खुश होने का यह दुर्लभ मौका मिला है। बस मुझे ये छोटा सा खूबसूरत सपना जी लेने दो। जब ये सपना खत्म हो जाएगा तो मैं वापस जूलियन की परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और उससे शादी कर लूंगी। उसकी दोस्त ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें दवा दे दी है तो अब फैसला भी तुम्हारा है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बर्फीली खाई में धकेल दिया हो। मेरे पूरे शरीर में कांप कंपी सी दौड़ गई और मेरी आंखों के सामने धुंधली नमी छा गई। मैंने अपने होठों को जोर से काट लिया क्योंकि मैं जो अभी सुन रहा था उस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने में सेराफिना और बास्टियन के बीच बिताए गए सारे करीबी पल मेरी आंखों के सामने एकदम साफ घूमने लगे। जब बास्टियन अपनी नॉर्मल दवा लेने से मना कर देता था तो वो उसे अपनी मीठी और कोमल आवाज में बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जब वो चलना नहीं चाहता था तो वो खुशी खुशी उसे अपनी बाहों में उठा लेती या अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाती थी। जब रात में उसे बुरे सपने आते थे तो वो सुबह तक उसके पास बैठी रहती थी और उसे वापस सुलाने के लिए कहानियां सुनाती थी। इसका मतलब यह था कि यह सब इसलिए नहीं था कि सेराफिना इस बात से डरी हुई थी कि बास्टियन को कुछ गड़बड़ लगेगी और उसे कोई सदमा लग जाएगा। यह सब तो पूरी तरह से उसके असली जज्बातों का सच था। लेकिन जब उसने बास्टियन को कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं था तो फिर मेरे और उसके बीच बिताए गए उन 5 सालों के प्यार का क्या मतलब था? मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें लाल हो गई थीं। मैं एक जिंदा लाश की तरह हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। मेरे नाखून अनजाने में ही मेरी हथेलियों में गहराई तक चुभ गए थे, जिससे वहां खून के निशान बन गए थे। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। सेराफिना का मैसेज आया था। मुझे किसी ने बताया कि तुम मुझे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आए थे। आजकल यहां मत आया करो। मुझे डर है कि बास्टियन कहीं कुछ ज्यादा न सोचने लगे। शायद उसे डर था कि इन बातों से मुझे गुस्सा आ जाएगा, इसलिए उसने तुरंत एक और मैसेज भेजा, जूलियन, बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। बास्टियन और मैं आजकल सिर्फ नाटक कर रहे हैं। प्लीज कुछ गलत मत समझना। तुम्हें तो पता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और वो कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस थोड़े दिनों के लिए मेरी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड होने का नाटक और कर लो, ठीक है? उन बातों को पढ़कर मुझे ये सब बेहद मजाकिया लग रहा था। मैंने बेपरवाही से अपने आंसू पोंछे। मेरे अंदर एक अजीब सा पागलपन उमड़ रहा था। चूंकि सेराफिना ने इस नाटक को जारी रखने की पूरी ठान ली थी तो मैं भी उसके साथ आखिर तक ये खेल खेलूंगा। इसलिए मैंने उसकी बड़ी बहन विवियन का फोन नंबर डायल कर दिया। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गई। मैंने अपना गला साफ किया और एक बनावटी शांति के साथ कहा, विवियन, मैंने सुना है कि आजकल आप पर शादी करने का बहुत दबाव डाला जा रहा है। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? फोन के दूसरी तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उस महिला की गहरी और शांत आवाज आई, जूलियन, क्या तुम्हें याद भी है कि तुम किसके बॉयफ्रेंड हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपकी छोटी बहन आजकल हर किसी से ये नहीं कह रही है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूं, सिर्फ अपने पहले प्यार को तसल्ली देने के लिए? जब बात यही है तो क्यों ना हम सीधे शादी ही कर लें। एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे और सबकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उसने रुखेपन से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बात के लिए हाँ कह दूंगी? मुझे शायद इसी जवाब की उम्मीद थी। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला,
मैंने गलती से आपके ऑफिस में वो देख लिया था। आपके पास मेरी एक छिपी हुई तस्वीर है। फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हवा इतनी शांत हो गई कि मुझे सिर्फ अपने ही दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ठीक जब मुझे लगा कि अब वो एक भी शब्द नहीं बोलेगी, उसकी आवाज धीरे से गूंजी। मैं किसी को भेजकर शादी की तैयारियों का इंतजाम करवा दूंगी। जूलियन, ये बात याद रखना, जब सही वक्त आएगा तो तुम्हारी शादी होगी ही, चाहे तुम पीछे हटना चाहो या नहीं। ये वाक्य सुनते ही मेरे सीने पर रखा भारी बोझ आखिरकार हल्का हो गया। चिंता मत कीजिए, मैं यकीनन आपसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सेराफिना खुद मुझे शादी के मंडप तक लेकर आए। विवियन, जो हमेशा कम बोलती थी, उसने मुझे जवाब में सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है। फोन काटने के बाद मैं वापस उसी अपार्टमेंट में गया जहां सेराफिना और मैं पिछले 5 सालों से एक साथ रह रहे थे। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और ठीक बगल में मौजूद विवियन के विला में शिफ्ट हो गया। उसी शाम जब मैंने अपना सामान खोल लिया और सोने की तैयारी कर रहा था, तब भी मुझे यह सब किसी सपने जैसा ही लग रहा था। तभी नीचे दरवाजे की घंटी अचानक बजी। मैंने अनमने मन से नीचे जाकर दरवाजा खोला तो सामने सेराफिना खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ और उदास लग रहा था। जूलियन, तुम यहां से क्यों चले गए? और तुम मेरी बड़ी बहन के घर में क्यों शिफ्ट हो गए? तुम्हें उनके विला का पासकोड कैसे पता है? उसने सवाल दागते हुए पूछा। मैंने उसे बड़ी शांति से देखा। क्या बास्टियन आजकल तुम्हारे घर में शिफ्ट होने की जिद नहीं कर रहा है? मैं तो बस तुम दोनों के लिए सहूलियत कर रहा हूं। रही बात मुझे पासकोड कैसे पता है, तो वो इसलिए क्योंकि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं, है ना? ये सुनकर सेराफिना की भौहें और तन गईं और उसके पतले होंठ एक कठोर लकीर में बदल गए। उसने अपने हाथ उठाए और मेरे लंबे शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया। अपना सिर उठाकर मेरी गर्दन के किनारे पर किस किया। उसकी गर्म सांसें मेरी त्वचा को छू रही थीं। जूलियन, तुम फिर से क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या हमारी बात नहीं हुई थी? ये सब सिर्फ एक नाटक है। मैं अभी भी बास्टियन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हूँ और तुम बस कुछ समय के लिए मेरी बहन के बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हो। इससे पहले कि वो अपनी तसल्ली भरी बातें पूरी कर पाती, मैंने उसे बेरुखी से दूर धकेल दिया। अब कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे पहले ही सच बना दिया है। सेराफिना, बिल्कुल तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं बहुत जल्द तुम्हारी बड़ी बहन से शादी करने वाला हूं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, सेराफिना एकदम सुन्न रह गई। मेरी बातों को समझने में उसे काफी वक्त लगा। एक लंबी खामोशी के बाद उसने परेशान होते हुए एक गहरी सांस ली। जूलियन, मजाक करना बंद करो। मेरी बहन ने अभी अभी परिवार में ऐलान किया है कि उनका एक मंगेतर है। उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी है। मैंने सुना है कि वो एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं हैं, और बहन ने मुझसे उसे रस्म के लिए मंडप तक लाने में मदद करने के लिए भी कहा है। मैंने पहले ही हाँ कर दी है। क्या यह मुमकिन नहीं है कि वो अनाथ मैं ही हूं? मैंने पूछा। मैं बस उसे चुपचाप घूरता रहा और कोई सफाई नहीं दी। तो तुम क्या सोचती हो? मैं पीछे मुड़ा, अंदर गया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सेराफिना बंद दरवाजे को बेबसी से देखती रही और उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी उसने मुझे मनाने के लिए एक मैसेज भेजना नहीं भूला। जूलियन, तुम्हें बस कुछ और दिनों तक ये नाइंसाफी बर्दाश्त करनी है। एक बार बास्टियन की याददाश्त वापस आ जाए, फिर हम वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हारे लिए और भी बड़ी शादी की पार्टी रखूंगी, ठीक है? मैंने बिना कोई जवाब दिए बस उस टेक्स्ट को देखा। मुझे अपने आप पर हंसी आ रही थी। हम कभी भी वापस वैसे नहीं हो सकते थे जैसे हम हुआ करते थे। मैं अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर एक नई शुरुआत करने जा रहा था। अगले दिन मैंने विवियन की पसंद का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों से पूछताछ की। मैंने मॉल जाकर उसके लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल सूट खरीदने का मन बनाया था। उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सावधानी से एक पूरी आउटफिट चुनी। हालांकि जब मैं कपड़े लेकर घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि पड़ोस वाले विला के बाहर कचरे के डिब्बे उन चीजों से भरे हुए थे जो मेरे और सेराफिना के रिश्ते की यादें थीं। उनमें हमारे हाथों से बनाए गए कपल वाले पुतले, साथ मिलकर चुनी गई सजावट की चीजें और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कई एक जैसी चीजें शामिल थीं। मैं चुप हो गया। धीरे धीरे मैंने अपनी नजरें वहां से हटा ली। तभी सेराफिना अचानक वहां आ गई और मुझे देखकर थोड़ी घबराई हुई सी लगी। उसने झटपट सफाई देते हुए कहा, जूलियन, बास्टियन यहां शिफ्ट होने की जिद पर अड़ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे इस नाटक में कोई भी कमी नजर आए, इसलिए मैंने हमारी यादों से जुड़ी ये सारी चीजें फेंक दी। मैं तुम्हें बाद में बिल्कुल नई चीजें खरीद दूंगी, ठीक है? अच्छा किया जो फेंक दिया, मैंने एकदम सपाट आवाज में जवाब दिया। इससे हमें बाद में होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। परेशानी? कैसी परेशानी? उसने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। हालांकि उसका दिल जोर से धड़क उठा था। मैं जवाब देने ही वाला था कि बास्टियन कार से बाहर निकला। उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखा और उत्साह से बोला, जीजा जी, अब से हम रिश्तेदार और पड़ोसी होने वाले हैं। हमें यकीनन और ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। अरे हाँ, बड़ी बहन कहाँ है? वो मुझे क्यों नहीं दिख रही? मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य रहे
वो देश से बाहर हैं। वो आधे महीने में वापस आएंगी। आधे महीने की बात सुनकर सेराफिना थोड़ी हैरान दिखी। मुझे कैसे पता था कि उसकी बहन किस दिन वापस आ रही है? एक सेकंड बाद उसे याद आया कि वो उसकी बहन की शादी का दिन था, जिसके बारे में उसने मुझे कल ही बताया था। सेराफिना ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बास्टियन ने मुझे एक चमकदार मुस्कान के साथ कार की ओर खींचा। अब हम सब एक ही परिवार हैं। मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए जीजा जी आपको हमारे साथ इसका जश्न मनाने चलना ही पड़ेगा। मेरे मना करने का इंतजार किए बिना बास्टियन मुझे जबरदस्ती कार में खींच ले गया और बाहर खाना खाने की जिद करने लगा। मेबैक कार एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के सामने रुकी और एक वेटर हमें पहले से बुक किए गए प्राइवेट रूम में ले गया। ये जानकर कि बास्टियन को तीखा खाना बहुत पसंद है, सेराफिना ने खास तौर पर सिर्फ उसके लिए बहुत ज्यादा तीखा सूप बेस ऑर्डर किया। वो लाल रंग का खौलता हुआ शोरबा इतना डरावना लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर ही पीछे हट जाए। मैं तीखा खा सकता था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। लेकिन सिर्फ एक निवाला खाते ही सेराफिना के माथे पर ठंडे पसीने की परत छा गई। उसका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा था और उसके होठों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। मैंने ये सब देखा, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। पहले मुझे उसकी सेहत की बहुत फिक्र रहती थी। मुझे पता था कि वो तीखा नहीं खा सकती और उसका पेट भी कमजोर है, इसलिए मैं हमेशा इस बात का खास ध्यान रखता था। जब भी हम साथ खाना खाते थे, चाहे मौका कोई भी हो, मैं हमेशा उसकी पसंद का ध्यान रखता था और खाने को बिल्कुल सादा और हल्का रखता था। यहाँ तक कि मैं किसी भी जरूरत के लिए हमेशा अपने पास पेट दर्द की दवा भी रखता था। लेकिन जाहिर है बास्टियन को इसमें से कुछ भी याद नहीं था। सेराफिना थोड़ा और खाओ, यहाँ का हॉटपॉट वाकई बहुत बढ़िया है, उसने एक मासूम सी मुस्कान के साथ कहा और बार बार सेराफिना के बाउल में और खाना डालता रहा। देखते ही देखते उसके सामने रखा बाउल तीखे खौलते हुए खाने से एक छोटे पहाड़ की तरह भर गया। बस उसे देखने भर से ही उसके पेट में दर्द की लहरें उठने लगी थी। फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस कोमलता से मुस्कुराई और बास्टियन ने जो कुछ भी उसे परोसा वो सब खाती रही। मैं बेबसी से देखता रहा कि उसकी हालत कैसे और खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। बास्टियन को सेराफिना में कोई गड़बड़ नजर नहीं आई और वो बस उन झींगों को खाता रहा जो उसने अपने हाथों से उसके लिए छिले थे। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी आप भी खाइए, क्या आपको तीखा पसंद नहीं है? सेराफिना ने अपने पेट में हो रही जलन को किसी तरह दबाया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, उसकी नजरें मेरी बिना पलक झपकाए घूरती आंखों से मिली। मैंने देखा कि उसने अपने फोन पर कुछ शब्द टाइप किए। एक सेकंड बाद मेरा फोन बजा। ये उसका मैसेज था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बास्टियन को तीखा पसंद है और मैं उसका मूड खराब नहीं करना चाहती। उस वाक्य को देखकर मेरी पकड़ मेरे फोन पर थोड़ी और मजबूत हो गई और मैं अचानक हंस पड़ा। अतीत में हमेशा मैं ही सेराफिना की पसंद का ध्यान रखता था और वो इसे पूरी तरह से मेरा फर्ज मानती थी। लेकिन हाल ही में मैंने उसे दिन के हर पल बास्टियन की आदतों के हिसाब से खुद को ढालते देखा था। इसका मतलब ये था कि किसी से प्यार करने का भी एक स्कोर होता है। मेरे लिए उसका प्यार बमुश्किल ही पास होने लायक था, लेकिन बास्टियन के लिए उसका प्यार पूरे 100% था। तभी एक वेटर खौलता हुआ हॉटपॉट सूप लेकर पास आया, लेकिन जैसे ही वो बास्टियन और मेरे पास से गुजरा, उसका पैर फिसल गया। वो जलता हुआ भाप छोड़ता सूप पलट गया और सीधा हमारी ओर गिरने लगा। बास्टियन बचो! पलक झपकते ही सेराफिना के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। बिना एक पल की भी देरी किए उसने बास्टियन को ढाल बनकर अपनी बाहों में खींच लिया। वो खौलता हुआ सूप उसकी पीठ पर गिरा, जिससे उसकी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा तुरंत जलकर लाल हो गया। फिर भी उसने अपनी पीठ के असहनीय दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में बस एक खौफ छाया हुआ था। बास्टियन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसने पागलों की तरह उसके पूरे शरीर को चेक किया। जब उसने बास्टियन के हाथ के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा लाल जलने का निशान देखा तो उसे बहुत जोर का दर्द महसूस हुआ। उसने झटपट और कोमलता से उस पर फूंक मारी। क्या इसमें दर्द हो रहा है? ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें अच्छे से बचा नहीं पाई। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, ठीक है? बास्टियन ने हाँ में सिर हिलाया। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अगले ही पल सेराफिना ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे से बाहर भाग गई। मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए वो मेरे पास से गुजर गई। मेरा खुला हाथ जलने की वजह से बड़े खौफनाक लाल छालों से भर गया था। फिर भी उसने इस ओर बिल्कुल आंखें मूंद लीं। मैंने अपने जले हुए हाथ को पकड़ा क्योंकि जलने का दर्द लगातार बढ़ रहा था और मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली। उन्हें दूर जाते हुए देखकर मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने खुद को यह सब सहने के लिए मजबूर किया और अपने घावों का इलाज करवाने के लिए अकेले ही हॉस्पिटल चला गया। घर वापस आकर मैंने डॉक्टर के बताए अनुसार खुद ही अपनी पट्टियां बदलनी शुरू कर दी। हालांकि केवल एक सही हाथ से यह सब करना बेहद मुश्किल था। जैसे ही मैंने घाव पर बेढंगे तरीके से मरहम लगाया, वो चुभने वाला दर्द और भी तेज हो गया। आखिरकार पट्टी बदलने के बाद मैंने एक सांस छोड़ी और कमजोरी से सोफे पर गिर पड़ा। तभी बास्टियन ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उस फोटो में सेराफिना के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी और वो बेहद कोमल और सावधानी भरे अंदाज में उसकी देखभाल कर रही थी, इस डर से कि कहीं उसे जरा भी दर्द न हो। कैप्शन में लिखा था, मुझे बस एक छोटी सी खरोंच आई है, लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे आसमान टूट पड़ा हो।
इस तरह तो वो मुझे पूरी तरह बिगाड़ देगी। इस नखरे वाले अंदाज को देखते हुए मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि बास्टियन ने जब ये शब्द टाइप किए होंगे तब उसके चेहरे पर कैसे भाव रहे होंगे। मैंने अपना फोन पकड़ा और बहुत देर तक पूरी खामोशी में उसे घूरता रहा। पहले सेराफिना को हमेशा डर रहता था कि मुझे जरा सी खरोंच भी न लग जाए। मुझे चोट लगने पर उसे मेरी चोट से भी ज्यादा दर्द होता था और वो हमेशा यही दुआ करती थी कि वो मेरे हिस्से का सारा दर्द खुद सह लें। अगर गलती से मेरी उंगली भी कट जाती तो वो अपना काम कैंसिल कर देती, मेरे पास ही रहती और जब तक घाव पूरी तरह भर नहीं जाता घर से बाहर निकलने से मना कर देती थी। इसका मतलब ये था कि ये सब बस उस आदत का हिस्सा था जो किसी और को पहले प्यार करने की वजह से छूट गई थी। मेरे दिल में एक कड़वी चुभन सी हुई और मेरा सीना एक मूक चीखते हुए दर्द से धड़कने लगा। अगले दिन, इससे पहले कि सेराफिना सफाई देने के लिए अपना मुंह खोलती, उसकी नजर आखिरकार मेरे शरीर पर लगी गहरी चोटों पर पड़ी। तुरंत उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। उसने बहुत माफी मांगी। जूलियन, कल मेरा पूरा ध्यान बास्टियन पर था, इसलिए मैंने देखा ही नहीं कि तुम्हें भी चोट लगी है। मैं अभी एक डॉक्टर को बुलाती हूं। इससे पहले कि मैं मना कर पाता, उसने खुद ही फोन करके 5 बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को मेरे इलाज के लिए बुला लिया। उन 5 डॉक्टरों ने मेरी हालत की बारीकी से जांच की, फिर उसे एक छोटी सी रिपोर्ट देकर स्टैंड बाय पर खड़े हो गए। इसके बाद उसने एक कॉटन स्वैब लिया, उसे मरहम में डुबोया और सावधानी से मेरे हाथ पर दवा लगाने लगी। जूलियन, कल मैंने बास्टियन को पहले इसलिए बचाया क्योंकि उसकी एक वजह थी। एक कार क्रैश में उसकी याददाश्त चली गई थी और उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर है। मुझे डर था कि कहीं उसे कुछ और न हो जाए, इसीलिए मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। मैं कसम खाती हूँ, ये आखिरी बार है। अगर हमारे सामने फिर कभी ऐसी स्थिति आई तो मैं यकीनन सबसे पहले तुम्हें बचाऊंगी। उसके चेहरे के सीरियस भावों को देखकर मैं बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें पहले उसी को बचाना चाहिए था। आखिरकार अभी तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड हूं। यह सुनकर सेराफिना सुन्न रह गई। उसे लगा कि मैं बस अभी भी जल रहा हूं। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। बाहर वालों के सामने ऐसा कहना अलग बात है, लेकिन तुम मेरे सामने ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये रिश्ते झूठे हैं, बस बास्टियन के लिए एक नाटक है। देखो, मैंने सोथबी की नीलामी से खास तौर पर ये चीजें सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए मंगवाई हैं। मुझे पता है मैंने हाल ही में तुम पर ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज अब गुस्सा करना छोड़ दो, ठीक है? बास्टियन के लिए मेरी भावनाएं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी की वजह से हैं। प्लीज कुछ गलत मत सोचो। इसके साथ ही उसने कई खूबसूरत डिब्बे बाहर निकाले। अंदर कई लग्जरी लिमिटेड एडिशन घड़ियां थीं, लेकिन मेरे चेहरे के भाव एकदम सपाट रहे और मैंने बिना किसी रहम के उन्हें वापस उसकी ओर खिसका दिया। नहीं शुक्रिया, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैंने एक भी तोहफा कबूल नहीं किया क्योंकि मैं विवियन का बॉयफ्रेंड था और उसकी छोटी बहन से ये तोहफे लेना बिल्कुल भी सही नहीं था। अगले 2 दिनों तक सेराफिना बास्टियन के साथ ही चिपकी रही और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। यह तब तक चला जब तक बास्टियन का जन्मदिन नहीं आ गया। सेराफिना ने खास तौर पर उसके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी रखी। बैंक्वेट हॉल को बहुत ही भव्यता से सजाया गया था, जो किसी सपने जैसा लग रहा था। अनगिनत ताजे फूलों से पूरा वेन्यू सजा हुआ था, जिससे वो किसी फेरी टेल जैसा लग रहा था। अनगिनत मेहमानों की नजरों के बीच सेराफिना, जो एक परफेक्ट फिटिंग वाले काले इवनिंग गाउन में थी, बास्टियन की ओर बढ़ी, जो हॉल के बीचों बीच किसी राजकुमार की तरह खड़ा था। उसके पीछे नौकरों की एक लाइन थी, जिनमें से हर एक के हाथ में खूबसूरती से पैक किया गया एक गिफ्ट बॉक्स था। बास्टियन, इन डिब्बों में वो लग्जरी घड़ियां हैं जो तुम्हें पसंद हैं। यहां इसमें एक बीच फ्रंट विला के पेपर्स हैं। और ये वाला। अनगिनत बेहद महंगे तोहफे बास्टियन के हाथों में पानी की तरह बहते चले गए। उसने अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ा और खुशी से चमकती आंखों से सेराफिना को देखा। एक साथ खड़े होकर वे दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसे लग रहे थे। मौजूद मेहमानों को बास्टियन से बहुत जलन हो रही थी और वे आपस में फुसफुसाने लगे। चचा, सेकंड मिस सिंक्लेयर को देखकर तो ऐसा लगता है कि उसने अपने पुराने प्यार के लिए अपने नए प्यार को छोड़ दिया है। बचपन के पहले प्यार की ताकत वाकई कुछ और ही होती है। कौन कहता है कि नहीं होती? देखा, जैसे ही एक्स ने रोना शुरू किया, मौजूदा पार्टनर खुद ब खुद हार गया। मैं चुपचाप कोने में खड़ा ये सब सुन रहा था। मेरे चेहरे पर किसी भी तरह के जज्बात का कोई नामो निशान नहीं था। नौकरों ने एक बहुत बड़ा बर्थडे केक बाहर निकाला और मोमबत्तियां जलाईं। बास्टियन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। इस साल मेरी जन्मदिन की दुआ है, सेराफिना के साथ बूढ़ा होना और कभी अलग ना होना। अपनी दुआ मांगने के बाद उसने मोमबत्तियां बुझाईं और पूरी उम्मीद भरी नजरों से सेराफिना को देखा। भीड़ में किसी ने इशारा समझ लिया और कुछ लोग खुशी से चिल्लाने लगे, किस किस। सेकंड मिस सिंक्लेयर, बास्टियन बस इंतजार कर रहा है कि तुम उसे किस करो। यह सुनकर बास्टियन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि सेराफिना ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी नजरें कमरे में कुछ ढूंढती हुई लग रही थीं, लेकिन भीड़ ने उसकी इस उलझन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे के और करीब धकेल दिया जब तक कि सेराफिना ने बास्टियन को अपनी बाहों में नहीं ले लिया और भीड़ के दबाव में उनके होंठ आपस में मिल गए। उस छोटे से पल में जब उनके होंठ टकराए, अतीत की सारी यादें उसके जहन में वापस आ गईं और उसने अनजाने में ही उस किस को और गहरा कर दिया। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली।
मैं और नहीं देखना चाहता था। मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त बास्टियन के कुछ दोस्तों ने मुझे घेर लिया। उनके चेहरे पर चिढ़ और नफरत साफ झलक रही थी। जूलियन, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि सेराफिना के बारे में सपने देखना बंद कर दो, उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा। वो पहले बास्टियन से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए जान भी दे सकती थी। उसके बाद तुम्हारे साथ आना तो बस उसकी एक मजबूरी थी। तुमने अभी खुद अपनी आंखों से देखा। अब जब उन्हें आखिरकार वापस साथ आने का मौका मिल गया है, तो अगर तुम में थोड़ी भी समझ है तो तुम समय रहते ही पीछे हट जाओ, ताकि तुम्हारी जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बच सके। किसी घर तोड़ने वाले की तरह मत बनो जो हमेशा दूसरों की जासूसी करता रहता है। मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। मैंने उस भीड़ को नजरअंदाज किया और दोबारा वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इस बेपरवाह रवैये ने उन्हें और भी गुस्सा दिला दिया। गुस्से से आग बबूला होकर कुछ लड़कों ने मुझे कसकर घेर लिया। हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुमने सुना नहीं क्या तुमने कभी सेराफिना और बास्टियन की कहानी नहीं सुनी? जब वे प्यार में थे तो सेराफिना सिर्फ उसका पसंदीदा केक खरीदने के लिए आधे शहर का चक्कर लगा लेती थी। वो हर रोज उसके घर के नीचे उसका नाश्ता लेकर इंतजार करती थी। उसे इस बात का इतना खौफ रहता था कि कोई दूसरी लड़की बास्टियन को न देख ले कि वो दिन के हर एक सेकंड उसकी पहरेदारी करना चाहती थी। उसने तुम्हारे साथ सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए डेट किया था। अगर वे दोनों इतने घमंडी न होते तो वे बहुत पहले ही वापस साथ आ चुके होते। ये एमनेशिया यकीनन भगवान ने बास्टियन के लिए एक मौके की तरह भेजा है। चूंकि तुम इतने बेशर्म हो तो हम तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं। हम तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि सेराफिना के दिल में असल अहमियत किसकी है। इतना कहकर उन्होंने मुझे धक्का देना शुरू कर दिया। उन्होंने रेड वाइन की बोतलें उठाई और सीधा मेरे सिर पर उड़ेल दी। जैसे ही मैंने पलटकर विरोध करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे जोर से झील में धकेल दिया। मुझे तैरना नहीं आता था। मेरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था, जिससे मदद के लिए आवाज लगाना भी मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। किनारे पर खड़ी सेराफिना ने यह सब होते हुए देखा। उसकी आंखें खौफ से सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तुरंत स्याह पड़ गया। जूलियन! वो अनजाने में ही मेरा नाम चीख पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी भारी हाई हील्स उतार फेंकी, सीधे पानी में छलांग लगा दी और पूरी तेजी से मेरी तरफ तैरने लगी। इस बीच बास्टियन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक अजीब सी असुरक्षा की भावना से भर गया। जब उसने पीछे आने की कोशिश की तो उसने जानबूझकर अपना पैर फिसलने दिया और पानी में गिर गया। सेराफिना, मुझे बचाओ! वो चिल्लाया, अपने हाथ पैर पागलों की तरह मारते हुए बेतहाशा सेराफिना को मदद के लिए पुकारने लगा। सेराफिना ने झटके से अपना सिर पीछे घुमाया और उसे संघर्ष करते हुए देखा। उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। उसने बस पल भर के लिए झिझक महसूस की और फिर तेजी से मुड़कर बास्टियन की तरफ तैरने लगी। मुझे अपना शरीर बेहद भारी लगने लगा, जो लगातार नीचे की ओर डूबता जा रहा था। मेरे होश धीरे धीरे जवाब देने लगे थे और मेरी आंखों के सामने मौजूद तस्वीरें धुंधली होने लगी थीं। अब और टिके रहने में नाकाम, बेहोश होने से ठीक पहले अपनी आखिरी नजर में मैंने सेराफिना को पागलों की तरह बास्टियन को खींचकर किनारे पर लाते और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त बीत गया था। जब मुझे दोबारा होश आया तो हॉस्पिटल के फिनाइल की तेज गंध मेरी नाक में भर गई, जिससे मुझे आखिरकार जिंदा होने का एहसास हुआ। मुझे वेन्यू के स्टाफ ने बचाया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर उन्हें पहुंचने में जरा सी भी और देर हो जाती तो मैं सच में डूब चुका होता। पूरे 2 दिनों तक सेराफिना ठीक बास्टियन के पास ही रही, उसकी देखभाल करती रही और बस बीच बीच में कभी कभार मेरी हालत देखने के लिए आ जाती थी। मेरा दिल मजाक से भर गया था, लेकिन मैं चुप रहा और मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। जैसे ही बास्टियन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, वो मरीजों वाला गाउन पहने हुए मेरे हॉस्पिटल रूम में आ गया। जीजा जी, मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं, उसने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको पानी में क्यों धक्का दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि यह बस एक मजाक था। प्लीज इसे दिल पर मत लीजिएगा। मैंने अपनी नजरें नीची की और कुछ नहीं कहा। बास्टियन को कुछ नहीं पता था और उसने मुझे अपने हाथों से पानी में धक्का नहीं दिया था। चाहे मेरे अंदर कितना भी गुस्सा क्यों न भरा हो, मैं उसे बास्टियन पर नहीं निकाल सकता था। चूंकि मैंने कोई तमाशा खड़ा करने के लिए इस मुद्दे को तूल नहीं दिया, इसलिए बास्टियन वहीं रुका रहा और जाने का नाम ही नहीं लिया। वो लगातार बातें करता रहा और अनगिनत सवाल पूछता रहा। आखिरकार वो पूछे बिना नहीं रह सका। जीजा जी, सेराफिना की बड़ी बहन कैसी इंसान है? उनका स्वभाव कैसा है? क्या उनके बहुत सारे दोस्त हैं? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने आखिरकार अपनी आंखें उठाई। बास्टियन ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, चूंकि मैं भविष्य में सेराफिना से शादी करने वाला हूं तो हम सब एक परिवार बन जाएंगे। इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि क्या बड़ी बहन के साथ घुलना मिलना आसान है। मैं बहुत देर तक चुप रहा और फिर विवियन के बारे में जो मेरी समझ थी उसके आधार पर एक सीधा सा जवाब दिया। उनका स्वभाव बहुत ठंडा है। वो हमेशा लोगों से एक दूरी बनाकर रखती हैं और अजनबियों का उन्हें छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, बस कुछ बहुत ही करीबी दोस्त हैं। बास्टियन एकदम हैरान रह गया। सच में? वो और सेराफिना सगी बहनें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से इतना अलग होगा। आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन जब सेराफिना ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था तो वो चाहती थी कि वो एक लाउड स्पीकर लेकर पूरी दुनिया में इसका ऐलान कर दे। जब हम साथ थे तो वो मुझसे बहुत चिपक कर रहती थी
वो चाहती थी कि हमें एक सेकंड के लिए भी अलग न होना पड़े। यहाँ तक कि जब उसके दोस्त उसे घूमने के लिए बुलाते थे तो वो मेरे साथ रहने के लिए उन्हें मना कर देती थी। वो पूरी तरह से प्यार में पागल थी। बोलते बोलते वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसका चेहरा पूरी तरह से मिठास से भर गया था। ये सब सुनकर मैं खो सा गया। इतने सालों में जब हम साथ थे, सेराफिना ने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन मैंने उसे कभी भी वैसा बर्ताव करते नहीं देखा था जैसा उसने अभी बताया। तो ये था उसका असली रूप, जब वो सच में किसी से प्यार करती थी। लेकिन ये सच में बहुत अफसोस की बात है। बास्टियन ने अपनी बात जारी रखी। मेरा कार क्रैश हो गया और मैं उन सभी मीठे पलों को पूरी तरह भूल गया जो मैंने पिछले 5 सालों में सेराफिना के साथ बिताए थे। और वो मुझे ये बताने से मना करती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं कहाँ जा रहा था। जीजा जी, आपको तो पता ही होगा, है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तुम सेराफिना और मेरी शादी में शामिल होने जा रहे थे। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, सेराफिना दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और मेरी बात काटते हुए बोली, वो जूलियन और विवियन की सगाई की पार्टी में शामिल होने जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना चिल्लाने के बाद उसने मुझे भारी घबराहट के साथ देखा और मेरी तरफ इशारों से कई तीखी नजरें डाली। मैं खामोशी से मुस्कुराया और उसके झूठ में हाँ मिला दी। मैंने उसकी पोल नहीं खोली। हाँ, वो विवियन और मेरी सगाई की पार्टी थी। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, सेराफिना ने साफ तौर पर राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। बास्टियन को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने बस उत्सुकता से पूछा, आप दोनों की सगाई हो चुकी है? क्या इसका मतलब यह है कि आप लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं? हाँ, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। न जाने क्यों सेराफिना को साफ तौर पर हम दोनों का मेरी और उसकी बहन की होने वाली शादी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। भले ही उसे पूरा यकीन था कि यह सब झूठ है। उसकी आंखें स्याह हो गईं। जैसे ही बास्टियन ने अपनी आंखें चौड़ी की और मुझे बधाई दी, उसने झटपट हमारी बात काट दी। बास्टियन, तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अब तुम्हारे चेकअप का समय हो गया है। इतना कहकर उसने बास्टियन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। हॉस्पिटल रूम वापस पूरी तरह से शांत हो गया। मैं शून्य में खिड़की के बाहर घूरता रहा। मेरे दिल का वो चुभने वाला दर्द अब काफी हद तक कम हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं अब इस आदत का आदी होकर सुन्न हो गया था, या फिर अब ये बात मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी। मेरे ठीक होने के दिनों में सेराफिना फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आई। हालांकि हर रोज मैं उन प्यार भरी तस्वीरों को देख सकता था जो